जल परी का जादुई डायमंड का नेकलेस। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि अपनी माँ सुषमा और अपनी छोटी बहन नंदिनी के साथ रहा करती थी। और अंजलि की माँ अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। और अंजलि भी अपने हाथों से बनाए हुए नेकलेस को बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। क्योंकि अंजलि को नेकलेस बनाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए दोनों माँ बेटी मिलकर जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला रही थी। तभी एक दिन जब सुषमा बाजार से सब्जियां खरीद कर घर वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आती है। और जब अंजलि अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, तो डॉक्टर उसकी माँ का इलाज करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि अंजलि के पास अपनी माँ का इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। इसलिए वो भागती हुई अपने गांव के मुखिया के घर पहुंचती है और उनसे कहती है, मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगी? मुखिया जी, आप मुझे बस 2 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं जैसे तैसे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस आप मुझे अभी पैसे दे दीजिए। अंजलि के इतना कहते ही मुखिया उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद अंजलि वो पैसे ले जाकर हॉस्पिटल में जमा करवा देती है, जिसके बाद उसकी माँ का इलाज शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिनों में अंजलि की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अंजलि अपनी माँ को वापस घर ले आती है। और घर आते ही अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपके इलाज के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और मुझे वो पैसे 2 महीने के अंदर मुखिया जी को वापस करने हैं। इसलिए माँ, मैं अपने बनाए हुए नेकलेस लेकर शहर बेचने जा रही हूँ, क्योंकि शहर में इन नेकलेस के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए आप अपना ख्याल रखना और मेरी गैर मौजूदगी में नंदिनी तो माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ मत होने देना। ठीक है दीदी, तुम आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अंजलि उसी वक्त अपने नेकलेस लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। और अंजलि के गांव से शहर जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते को पार करके जाना पड़ता था, इसलिए अंजलि भी जंगल के रास्ते से शहर जाने लगती है। तभी अचानक से अंजलि का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से अंजलि जमीन पर गिर जाती है और साथ ही उसके सभी नेकलेस भी पास में बह रही नदी में गिर जाती हैं। और ये देखकर अंजलि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे नेकलेस तो इस नदी के अंदर गिर गए हैं। अब मैं शहर में क्या लेकर जाऊंगी और कैसे मुखिया जी के पैसे वापस लौटा पाऊंगी? मेरे पास तो मात्र बस यही नेकलेस बचे थे और ना ही मेरे पास अब नेकलेस बनाने के लिए और सामान बचा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ और छोटी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अंजलि उसी नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी अचानक से उस नदी में से एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है और वो अंजलि से कहती है, सुनो, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे, अब तुम कौन हो और इस नदी में क्या कर रही हो? मेरा नाम मिया है और मैं इस नदी की जादुई जलपरी हूँ। इसलिए जब मैंने तुम्हें यूँ रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे पूछने यहाँ आ गई। जादुई जलपरी? क्या तुम सच में जादुई जलपरी हो? तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्यों नहीं, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जलपरी की ये बात सुनकर अंजलि उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, सच में तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना ये जादुई डायमंड का नेकलेस देती हूँ। तुम इस नेकलेस से जो कुछ भी मांगोगी, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएगी। जलपरी का दिया हुआ वो डायमंड नेकलेस देखकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस जलपरी का धन्यवाद करके अंजलि वो डायमंड का नेकलेस लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी अंजलि की पड़ोसन नीलिमा अंजलि को इतना खुश देखकर मन ही मन सोचती है,
अरे ये अंजलि की बच्ची आज इतनी खुश कैसे नजर आ रही है। कल तक तो ये अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों के सामने भीख मांग रही थी, पर अचानक से आज ये इतनी कैसे खुश नजर आ रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर नीलिमा अंजलि के घर के पास आकर उसके खिड़की से उसके घर में झांकने लगती है और जब अंजलि उस जादुई डायमंड के नेकलेस के बारे में अपनी माँ को बता रही होती है, तभी नीलिमा उसकी सारी बातें सुन लेती है। हे मेरे जादुई डायमंड के नेकलेस, मैंने मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो ताकि मैं मुखिया जी के पैसे उन्हें लौटा सकूं? अंजलि के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे पैसों की गड्डी आ जाती है और यह देखकर अंजलि और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ये सब देखकर नीलिमा के मन में भी लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी उस नदी के पास जाकर जादुई जलपरी से जादुई डायमंड का नेकलेस मांगूं। फिर मैं भी इस अंजलि की तरह उस जादुई डायमंड के नेकलेस से ढेर सारे पैसे मांगूंगी और अपने लिए सुंदर सुंदर हीरो के हार भी मांगूंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इतना कहकर नीलिमा भी जादुई डायमंड के नेकलेस के लालच में उस नदी के पास जाती है और रोने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? और इस तरह नीलिमा के रोने की आवाज सुनकर वो जलपरी फिर से वहाँ पर आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं जलपरी जी, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। क्या सच में तुम्हारे पति की तबीयत सच में खराब है? हाँ जलपरी जी, तभी तो मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। आपने जैसे अंजलि को जादुई डायमंड का नेकलेस देकर उसकी मदद की, आप मुझे भी वैसा ही जादुई डायमंड का नेकलेस दे दीजिए ना, ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूँ। नीलिमा की ये बात सुनकर जलपरी को उस पर शक हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये औरत यहाँ पर जादुई डायमंड के नेकलेस के लालच में आई है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर जलपरी नीलिमा को काली हीरो वाला एक जादुई डायमंड का नेकलेस देती है, जिसे देखकर नीलिमा कहती है, जलपरी जी, ये डायमंड का नेकलेस तो बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि आपने जैसा अंजलि को दिया था ये तो उससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये अंजलि के जादुई डायमंड नेकलेस से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जलपरी की ये बात सुनकर नीलिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई डायमंड के नेकलेस को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और उसे अपने गले में पहनकर कहती है, हे मेरे जादुई डायमंड के नेकलेस, मेरे इस घर को एक बड़े से घर में बदल दो और मेरे पास ऐसे ही ढेर सारे डायमंड के नेकलेस आ जाए। नीलिमा के इतना कहते ही डायमंड के नेकलेस की जगह उस पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है और उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है और यह सब देखकर नीलिमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उन पत्थरों से अपनी जान बचाकर नीलिमा भागते हुए अंजलि के घर पहुंचती है और उससे कहती है, अंजलि बेटा, प्लीज मेरी मदद करो। आज मेरी लालच की वजह से मेरा घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया है और अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज बचा लो। इतना कहकर नीलिमा उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद अंजलि अपने जादुई डायमंड नेकलेस से कहकर नीलिमा का घर फिर से पहले की तरह करवा देती है, जिसके बाद नीलिमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके मन से जादुई डायमंड के नेकलेस का लालच पूरी तरह से खत्म हो जाता है और अब अंजलि भी अपने परिवार के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। मरी हुई माँ की जादुई मेहंदी। भीमापुर गांव में कोयली अपनी माँ मल्लिका के साथ रहा करती थी और मल्लिका से शादी करने के कुछ महीने बाद ही कोयली के पिता का भी देहांत हो गया था, जिसकी वजह से कोयली अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ मल्लिका उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी और हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी और कोयली को मजबूरी में आकर उसके सभी अत्याचारों को सहना पड़ता था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उसके पूरे घर पर सिर्फ मल्लिका का ही हुक्म चला करता था, जिसकी वजह से वो कोयली को बार बार घर से बाहर निकाल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? अच्छा, तो तू यहाँ बैठी है?
अरे तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है, तो घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? नहीं माँ, मैं बस अभी काम करने ही जा रही थी, वो बस। अरे अब ये बहाना बनाना बंद कर दे और जल्दी से चलकर घर का सारा काम कर, समझी? जी माँ। और हाँ, सबसे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। इतना सुनकर कोयली फटाफट से किचन में जाकर अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन नाश्ता खाते ही मल्लिका गुस्से में कहती है, अरे करम जली, ये कैसा नाश्ता बना कर लाई है? क्या तुझे ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है? इतना कहकर मल्लिका सारा खाना कोयली के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से कोयली का मुंह जलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, माँ, मेरा मुंह बहुत तेज जल रहा है, प्लीज प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी तुझे समझ में आएगा कि काम कैसे करते हैं। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और कोयली दर्द से तड़पती हुई जैसे तैसे करके किचन में जाती है और अपना मुंह धोती है, लेकिन उसी बीच कोयली के हाथ से एक कांच का गिलास टूट जाता है और टूटने की आवाज सुनकर मल्लिका फटाफट से किचन में आती है और कहती है, अरे करम जली, अब क्या तोड़ दिया तूने? कुछ नहीं माँ। अरे कुछ नहीं तो फिर तूने अपने हाथ में ये क्या छुपा रखा है? दिखा जल्दी मुझे। इतना कहकर मल्लिका कोयली के हाथ से वो टूटा हुआ गिलास छीन लेती है और गुस्से में कहती है, हे राम, इस मनहूस ने तो आए दिन मेरे घर में कोई ना कोई तोड़ फोड़ मचा ही रखी है। अरे तुझे पता भी है ये गिलास कितना महंगा था? अब इसके पैसे क्या तेरी मरी हुई माँ कर देगी? इसलिए आज तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मल्लिका बगल में रखा हुआ चिमटा उठाकर कोयली के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से कोयली के सर पर चोट लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है और वो कहती है, हे भगवान, माँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए माँ। इतना कहकर कोयली अपनी सौतेली माँ के सामने बहुत रोती है, लेकिन मल्लिका को उसके किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चली जाती है। तभी कोयली जैसे तैसे करके हल्दी का पेस्ट बनाती है और उसे अपनी चोट पर लगा लेती है, जिससे उसे काफी आराम मिलता है और ऐसे ही कोयली के दिन गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन मल्लिका अपने घर पर किट्टी पार्टी रखती है, जिसमें उसकी सारी दोस्त उसके घर आती है। उसी समय मल्लिका कोयली से कहती है, सुन, आज मैंने घर पे किट्टी पार्टी रखी है और मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं, इसलिए पार्टी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में पार्टी भी शुरू हो जाती है। तभी मल्लिका की एक दोस्त कहती है, अरे मल्लिका, तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना, और साथ ही कितनी सुंदर भी होगी, तुझे तो अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी की बात सुनकर मल्लिका सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का। मैं इसकी शादी किसी गरीब घर में करवा देती हूँ, जिससे शादी का खर्चा भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इस मनहूस को जिंदगी भर गरीबी में ही अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। इतना सोचकर मल्लिका अपनी दोस्त से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो बताओ, क्या तुम्हारी नजर में कोई गरीब घर का लड़का है? अरे गरीब घर का लड़का क्यों? तुम्हारी बेटी तो इतने बड़े घर में पली बड़ी है, तो तुम्हें तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना चाहिए। नहीं, मुझे अमीर घर के लड़कों पर भरोसा नहीं है, वे लोग पैसों के आगे अपने परिवार को कभी भी वक्त नहीं दे पाते हैं, और वहीं गरीब लोग हमेशा अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। हाँ, वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, और मेरी नजर में एक ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब है पर मन का बहुत अच्छा है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? तो फिर ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बस तुम उससे कह देना कि वे लोग शादी की तैयारियां करें। इतना कहकर मल्लिका बिना कोयली से कुछ पूछे उसका रिश्ता पक्का कर देती है। तभी कोयली कहती है, लेकिन माँ, आपने एक बार भी ये रिश्ता पक्का करते समय मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा?
मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ बस उतना कर। 2 दिन बाद तेरी शादी है, इसलिए ये लहंगा पकड़ और इसे पहनकर तैयार हो जाना। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ के इस फैसले से कोयली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि हर लड़की की तरह कोयली का भी एक सपना था कि वो अपनी शादी की हर एक रस्मों को खुशी खुशी एंजॉय करेगी और अपने हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगाएगी। लेकिन कोयली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी शादी वाले दिन, माँ अगर आज आप यहाँ होती तो आप खुद मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती और मुझे दुल्हन की तरह तैयार करती, लेकिन आज आपके यहाँ न होने की वजह से मेरी सौतेली माँ मेरी शादी इस तरह से करवा रही है। कोयली के इतना कहते ही उसकी मरी हुई माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, कोयली बेटी, ये देखो मैं आ गई तुम्हारे पास, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ क्या आप सच में यहाँ पर हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा माँ। हाँ मेरी बच्ची, आज तेरी शादी है तो मुझे तो आना ही था ना। मुझे पता है बेटी, तूने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तो आज मैं तेरे लिए ये जादुई मेहंदी लेकर आई हूँ। इस मेहंदी को लगाते ही तू जो कुछ भी मांगोगी तेरी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आज आपने यहाँ आकर मेरी सारी तकलीफों को दूर कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। इतना बोलकर कोयली की माँ उसे जादुई मेहंदी देकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कोयली खुशी खुशी वो जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगाती है और अपना मनचाहा सुंदर सा ब्राइडल लहंगा मांगती है और वही ब्राइडल लहंगा पहनकर वो मंडप में जाती है, जहाँ हर कोई उसका सुंदर सा ब्राइडल लहंगा देखकर उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता है। और ऐसे ही कुछ देर में कोयली की शादी भी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। और ससुराल पहुंचते ही वो अपने गरीब ससुराल को अपनी जादुई मेहंदी की मदद से अमीर बना देती है, जिसकी वजह से उसके ससुराल के लोग उससे बहुत प्यार किया करते थे और उसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। और अब कोयली अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है और अपनी सौतेली माँ के हर एक अत्याचारों से मुक्त हो जाती है। रंग बिरंगे फ्रॉक के पेड़ वाला तालाब। आरती नाम की एक लड़की अकेली ही अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। आरती अपने घर के बाहर कुछ सब्जी के पौधे लगा रखे थी और उन सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन आरती अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से पड़ोस वाली औरत गुजर रही थी। तभी आरती को देखकर वो अपने मन में सोचती है, आज मेरे घर पर इतने सारे काम हैं और अनाज की बोरी भी बाहर रखी है। मेरी बेटी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई है, इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ। वैसे भी ये बहुत बेवकूफ है, काम करने से मना नहीं करती है। इतना सोचकर वो औरत आरती के घर के अंदर जाती है और आरती से बोलती है, आरती बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं काकी, बस घर की सफाई कर रही हूँ। बेटी दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है, तो मेरी अनाज की बोरी उठाकर घर के अंदर रख दे। ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ, उसके बाद आपका काम कर दूंगी। इस तरह वो औरत आरती से झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेती है। गांव का हर व्यक्ति आरती के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे काम करवाता था। थोड़ी देर बाद आरती उस औरत के घर जाती है और सारी बोरियां उठाकर घर के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन आरती बाजार से घर का सामान लेकर आ रही थी। उसी के गांव का एक 8 साल का लड़का उसे देखकर सोचता है, लगता है आरती दीदी अपने घर जा रही है। मेरा स्कूल भी उनके घर के पास ही है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गिर जाने का नाटक करता हूँ, उसके बाद ये मुझे रिक्शे में स्कूल तक छोड़ देंगी और मैं अपने पैसे बचाकर उस पैसे का आइसक्रीम खाऊंगा। वो लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, गिरने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? कोई मेरी मदद करो। उस लड़के को रोता देख आरती उसके पास आती है
क्या हुआ छोटू? दीदी, मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया। मैं बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ। आज मेरे स्कूल में एग्जाम है, इसलिए मेरे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्कूल तक कैसे जाऊँ। छोटू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगी और तुम पैसों की चिंता मत करना, वो मैं दे दूंगी। आरती उस लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। आरती के जाने के बाद वो लड़का सोचता है, इसके जैसा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं, इसलिए कोई भी इससे अपना काम निकलवा लेता है। आरती की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे। आरती सबकी भलाई करती थी, लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसका हालचाल तक नहीं पूछता था। सबकी मदद करने की वजह से आरती को खुद की सब्जी का खेती करने का समय ही नहीं मिलता था। यही सब आरती अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। अरे, मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया। कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा। वैसे भी बारिश होने वाली है और मैं जल्दी अपना काम शुरू नहीं की तो बारिश में मेरी खेती की तहस नहस हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी? कल चाहे कुछ भी हो, मैं अपना काम शुरू करूंगी। ये सब सोचकर आरती सो जाती है। अगले दिन आरती सोकर उठी भी नहीं थी, उससे पहले ही बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद आरती उठती है और बारिश होते देखती है। ये सब देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है। अरे, आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज भी मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। इतनी तेज से बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। ये सब देखकर आरती बिल्कुल उदास हो जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से आरती की छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है तो आरती घर से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसके सब्जी के पौधे बारिश की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। ये सब देखकर आरती बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? सब कुछ ठीक होने में तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और आरती को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है। जब तक पड़ोस वाली काकी से राशन के लिए कुछ पैसे मांग लेती हूँ, मेरे पास जब होगा तो उन्हें वापस कर दूंगी। ये सब सोचकर आरती पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और बोलती है, काकी, आपको तो पता है ना, बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और घर में खाने को राशन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। बेटी, मेरे पास जो पैसे थे उसे मैं किसी जरूरत काम में लगा दी हूँ और बाकी के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही है बैंक कितना दूर है और मेरी तबीयत भी खराब है, तो मैं बैंक जा नहीं सकती, इसलिए तुम किसी और से जाकर ले लो, मेरे पास अभी नहीं है। आरती वहाँ से आ जाती है। उसके बाद आरती उस औरत के पास जाती है जिसने अनाज की बोरियां उठाई थी। आरती उस औरत से पैसे के लिए कहती है और वो औरत बोलती है, आरती बेटा, मेरे हाथों में तो पैसे रुकते ही नहीं हैं। पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पति ही रखते हैं। तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ी ना है। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह हर कोई आरती को मदद करने से मना कर देते हैं। उदास होकर आरती एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं भी तो सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी ने मेरी जरा सा भी मदद नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तभी आरती की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ती है। तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदार रोशनी आ रही थी। तभी आरती बोलती है, तालाब के बीचों बीच से ये कैसी रोशनी आ रही है? तभी तालाब बोल पड़ती है, आरती बेटा, ये आवाज तालाब से आ रही है क्या? तालाब बोलती भी है क्या? हाँ आरती, अगर चमत्कारी तालाब हो तो वो बोलती भी है।
तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आरती तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेड़ पर लगे हुए रंग बिरंगी फ्रॉक नजर आते हैं। ये सब देख आरती चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। ये सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आरती, ये रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। मैं तुम्हें इन रंग बिरंगी फ्रॉक में से एक फ्रॉक दे रही हूँ। ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इसके बाद आरती के हाथों में रंग बिरंगी फ्रॉक आ जाती है और आरती बोलती है, धन्यवाद तालाब, वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी परेशानी दूर कर दी। उसके बाद आरती तालाब में से बाहर निकलती है। आरती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो देखती है कि एक गरीब बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठकर रो रही है। आरती उस गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बेटी है। मेरी बेटी के लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी की शादी में पहनने के लिए एक कपड़े तक नहीं दे सकती हूँ। अगर ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी गरीब लड़के से हो, क्योंकि पहले ही वो बहुत गरीबी सह चुकी है। आरती को उस गरीब बूढ़ी अम्मा पर बहुत तरस आता है और वो अपना रंग बिरंगा फ्रॉक बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, आप ये फ्रॉक ले लो। आप इस फ्रॉक से जो चाहो मांग सकती हो। इससे आपकी बेटी की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। शुक्रिया बेटी, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर आरती भी अपने घर आती है। घर आते ही आरती देखती है कि उसके बेड पर एक सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे, इसे तो मैंने तालाब में पेड़ पर लगे हुए देखा था। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, हाँ, मैं वही हूँ। तुमने उस गरीब बूढ़ी अम्मा की मदद की, इसलिए वो चमत्कारी तालाब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया है। ये जानकर आरती बहुत खुश होती है। आरती उस रंग बिरंगी फ्रॉक से बहुत सारे पैसे लेती है और बहुत बड़ी जमीन खरीदती है और गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाती है। अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करवाऊंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इससे उन्हें रोजगार मिल जाएगा और उनकी गरीबी दूर होगी और स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगी। आरती गांव के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती खुशी खुशी रहने लगती है। तभी शहर से एक अमीर लड़का गांव आता है। उसी वक्त आरती गांव के गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट रही थी। आरती को देखकर वो लड़का सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। शहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती है, अपने बारे में सोचती है बस और लड़कों से झूठा प्यार जताकर पैसे लूटती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी जो अमीर होने के बाद भी बिल्कुल घमंडी नहीं है और ये तो लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे इससे बात करनी चाहिए। उसके बाद सुमित आरती के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते हैं। हम दोनों काफी देर से बातें कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी गांव के बारे में जानना था मैं आपको बता दी हूँ। अब मैं चलती हूँ। हम एक दूसरे से इतनी देर तक बात की और अब तो हम दोस्त बन गए हैं। क्या मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? आरती अपना फोन नंबर सुमित को दे देती है। उसके बाद से दोनों फोन पर भी लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं और कहीं न कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ महीने बाद सुमित आरती के पास आकर अपने प्यार का इजहार करता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? आरती, उन्हें मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ और उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से शादी करेंगे। अगले महीने आरती और सुमित की शादी हो जाती है। आरती अपने खेतों में लगी फसलों की वजह से सुमित के साथ शहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए सुमित ही आरती के साथ गांव में रहने लग जाता है। इस तरह सुमित और आरती दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं।